गण व्यवस्था में जहाँ पर कि जितने भी लोग उस राज्य या उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं, वे सब जो हैं उस प्रक्रिया में, यानी राज्य करने की जो प्रक्रिया होती है, राज्य शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वे सभी शामिल होते हैं। उसको गणतंत्र कहा जाता है। गण व्यवस्था। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धम्म शुरू नहीं होता है। धम्म की तो कहानी अभी बहुत आगे से आगे शुरू होगी। तो आज के जो पाठ का मैं वाचन शुरू करता हूँ। आज के पाठ का नाम है उनका कुल। अतीत में हमें देखने पर ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावाक तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कौलिय, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिप्लवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रम से शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो प्रिय दम्बंधुओं, पहला पाठ उनका कुल यहाँ समाप्त होता है। इसमें जो कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं, मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। फिर अगले पाठ की तरफ अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं आगे बढ़ूँगा। इस पाठ में पहला शब्द जो पहले ही पॉइंट में है कि कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था, यानी भारत जो है कोई भी समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। तो ये जो प्रभुता संपन्न शब्द है, इसको हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुता होती क्या है, प्रभुता संपन्नता होती क्या है। इंग्लिश में उसको सॉवरेंटी कहते हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है, और देश के हर नागरिक को इस बात को समझना चाहिए कि सॉवरेंटी होती क्या है, ताकि वह सरकार के कार्यों को देख सके, सरकार की नीतियों की जांच कर सके कि कौन सी नीति में ये जो सरकार की जो प्रभुता संपन्नता है वो प्रकट होती है, और कौन सी नीति में किसी बाह्य शक्ति का दबाव प्रकट होता है। तो जो प्रभुता संपन्नता है, उसका मतलब यह होता है एक ऐसी शक्ति राज्य के पास होना
जिस पर कि किसी अन्य राज्य का कोई अधिकार ना हो, कोई दबाव ना हो। यानी कि कोई भी देश जो अपने फैसले लेने के लिए स्वयं अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, अगर उसके पास ऐसी शक्ति है, तो वह प्रभुत्व संपन्न शक्ति कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम भारत का उदाहरण लें, तो भारत स्वयं में बहुत से राज्यों का एक संघ है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, क्या उनके पास भी यह प्रभुत्व संपन्नता है या नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर केंद्र में जो सरकार स्थापित है, उसके पास पूरे देश के लिए यानी जो संघीय व्यवस्था है, जिसमें भी राज्य शामिल हैं, उनके समेत पूरे देश के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए क्षमता है और उनके निर्णय पर कोई अन्य देश किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है। यदि आपको ऐसा लगे कि किसी भी निर्णय को इस देश की सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन वे किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं ले सके हैं, तो वहाँ पर जो है उस देश की प्रभुत्व संपन्नता को सीधे-सीधे चुनौती मिलती है। इसी प्रकार से यह शक्ति जो है भारत के अन्य राज्यों के पास नहीं है, जिसके कारण जो है यह जो देश है वह संघीय व्यवस्था को बनाए रखता है और वह कभी भी टूटने की स्थिति में नहीं आता है। यही एक शक्ति है जो पूरे देश को जो है एकता के सूत्र में पिरोए रखता है, उसे बांधे रखता है। और यह शक्ति किसी अन्य राज्य के पास नहीं है कि राज्य जो है अपने राज्य के अंतर्गत जितनी भी नीतियाँ बनानी हैं और भारत के संविधान में 3 विषय सूची भी शामिल हैं, उसमें एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो जो राज्य सूची है उस पर एक्सक्लूसिव राइट है राज्य को कानून बनाने के लिए और समवर्ती सूची में जो है दोनों को, केंद्र को और राज्य को, दोनों को उसमें अधिकार है। लेकिन केंद्र को जो है कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में राज्य की जो अधिकार सूची है यानी राज्य सूची, उसमें भी कानून बनाने का अधिकार उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए केंद्र को जो है संविधान के माध्यम से एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें इसके अलावा जो है दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जहाँ पर कुछ राज्यों पर एक अकेले राजा का अधिकार था और कुछ पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर एक अकेले राजा का अधिकार था तो एब्सोल्यूट थे ही थे, लेकिन जिन पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था तो उसका मतलब यह था कि वहाँ पर कुछ लोग मिलकर शासन करते थे और वह शासन किसी भी प्रकार का हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर जो है गणतंत्र की बात कही है। जो गणीय व्यवस्था है उसमें गण व्यवस्था में और कुलीन तंत्र में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। गण व्यवस्था में जहाँ पर कि जितने भी लोग उस राज्य या उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं, वे सब जो हैं उस प्रक्रिया में यानी राज्य करने की जो प्रक्रिया होती है, राज्य शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वे सभी शामिल होते हैं। उसको गणतंत्र कहा जाता है, गणीय व्यवस्था कहा जाता है। और जो दूसरी जो कुलीन तंत्र है, उस कुलीन तंत्र में यानी कि कुछ एक प्रशासक वर्ग जो है उत्पन्न शासक वर्ग जो है उत्पन्न होता है, यानी कि 2, 4, 5 एक वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ पर जो है 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं या संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन वो समूचा जो क्षेत्र है जिस पर शासन किया जाना है, उस समूचे क्षेत्र के सभी लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो वह कुलीन तंत्र या कुलीन व्यवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो कपिलवस्तु है या कपिलवस्तु है, जहाँ पर कि अब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला है और सिद्धार्थ के जन्म के समय में उनके पिता राजा शुद्धोधन की बारी थी राजा बनने की। तो इससे ये मालूम पड़ता है और जिस तरह से रोहिणी नदी विवाद हम देखते हैं, तो वहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि जो राज्य है, उसके जो निर्णय लिए जाते थे, उसमें हर एक निर्णय में जो है पूरे प्रदेश की जो जनता थी, उसकी इच्छा का होना या ना होना, ये बात शामिल थी। तो ये बात तो ये साबित करती है कि गण व्यवस्था थी, लेकिन अगर राजा शुद्धोधन की बारी थी राजा बनने की और उनके परिवार में ही अगर वो राज शासन चल रहा था या कुछ और लोगों में चल रहा था, लेकिन पूरे जितने भी क्षेत्र के लोग थे, सभी को राजा बनने का अधिकार नहीं था। उनकी सहमति तो ली जा सकती थी, लेकिन उनको राजा बनने का अधिकार नहीं था, तो वह कुलीन तंत्र कहलाएगा, वह गणतंत्र नहीं कहलाएगा।